नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बीबीडी के काले कारनामों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयकर विभाग ने बाबू बनारसी दास ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत की गई है, जिसमें अयोध्या रोड के आसपास स्थित कई प्रमुख जमीनें शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियों में उत्तरधौना, जोगौर, तेराखास, सरायशेख और सेमरा ग्राम की जमीनें शामिल हैं, जो बीबीडी यूनिवर्सिटी के आसपास ही स्थित हैं। जांच में ये पता चला कि संपत्तियां 2005 से 2015 के बीच खरीदी गई थी। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 100 करोड़ आंका गया है। आयकर विभाग की जांच में ये सामने आया कि इन बेनामी संपत्तियों के असली लाभार्थी बीबीडी ग्रुप के प्रमुख अलका दास और उनके बेटे विराज सागर दास है। इसके अलावा इन संपत्तियों को दो कंपनियां विराज इंफ्राटाउन और हाईटेक प्रोटेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में अयोध्या रोड पर स्थित कई प्रमुख भूखंड भी शामिल हैं, जो लखनऊ के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में हैं। इनमें से कुछ भूखंडों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो बीबीडी ग्रुप के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो इस कार्रवाई की गंभीरता को साफ दिखाता है। आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कई महीनों तक सबूत इकट्ठा किए और जांच में पाया गया कि संपत्तियां उन लोगों के नाम पर थी जिनके पास इतनी बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए कोई भी वैध आय का स्रोत है ही नहीं। बीबीडी ग्रुप के संचालकों ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों और सहयोगियों को बेनामी के रूप में इस्तेमाल किया और आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम 1988 के तहत इन संपत्तियों को जब्त किया है, जो बाद में संशोधित रूप में 2016 में लागू हुआ है। इस कानून के तहत बेनामी संपत्तियों को जब्त करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। जांच में यह पाया गया कि इन संपत्तियों को विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर खरीदा गया ताकि असली मालिकों की पहचान छिपाई जा सके। आयकर विभाग ने जांच को और गहरा करने का फैसला किया है। सूत्रों की तो ये भी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के मुताबिक कि विभाग अब अन्य संदिग्ध संपत्तियों और बीबीडी ग्रुप से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी जांच करेगा और इस कार्रवाई से लखनऊ के कारोबारी और शैक्षिक समुदाय में हड़कंप मच गया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे अमरदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ में, और डीपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विनीत मिश्रा अधिवक्ता हाईकोर्ट, शिवा शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। शिवा, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? शिवा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं। स्वागत सर आपका। अमरदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हुई है, राजनीतिक कनेक्शन भी रहा है विराज दास और अलका दास के जो पति रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास जी, लेकिन अब जिस तरीके से 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति सामने आई है, मतलब हद तो यहां तक हो गई कि जिन लोगों के नाम संपत्ति थी 10-10, 20-20 करोड़ की, उनको पता तक नहीं था कि उनके नाम पर इतनी बड़ी संपत्ति है। किस तरीके से काली संपत्ति कह लें, काला धन कह लें, संजो कर रखा जा रहा था और नजर नहीं थी, और ये पूरा का पूरा कारोबार बढ़ता जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, पहले तो मैं आयकर विभाग को और उन सभी केंद्रीय संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, जो बेनामी साम्राज्य को चलाने वाले लोग हैं उनको उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है, 100 करोड़ की संपत्ति जो है 100 करोड़ की लगभग है। शिक्षा के आड़ में जिस प्रकार से जो है बेनामी साम्राज्य चलाने का कार्य किया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, तो ये बड़ा चिंता का विषय था। लेकिन आयोग ने जो आयकर विभाग ने जिस प्रकार से इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का कार्य किया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में यह प्रूफ होता है कि कोई भी इस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य करेगा, अगर निश्चित रूप से वो बच नहीं सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ जिस प्रकार से जो दलित और जो उनके कर्मचारी थी, जो गरीब और दलित लोग थे, उनके आड़ में उनके नाम को लेकर जिस प्रकार से इन लोगों ने ये बड़ा घोटाला अपराध करने का कार्य किया है, ये भी बड़ा चिंता का विषय था। वो जो है दलितों को, गरीबों को जो है आड़ में लेकर जो है इस प्रकार से चीजें की जा रही थी, तो आज उजागर हुआ है। निश्चित रूप से
आयकर विभाग के लोग सराहनीय काम किए हैं और इस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की कटिबद्धता है कि किसी भी प्रकार से ऐसे अगर जो है इस प्रकार से घोटाला करने वाले लोग हैं, अवैध तरीके से संपत्तियों को रखने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को उजागर किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है, शिवा शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। स्वागत आपका शिवा। शिवा, लखनऊ में रहकर ही बेनामी संपत्तियों का पूरा साम्राज्य चल रहा था। 100 करोड़ से ज्यादा की अनुमानित कीमत है और अभी भी बताया जा रहा है कि जब विस्तार से जांच होगी तो कई और जमीनें ऐसी सामने आ सकती हैं। बड़ी बात है कि आखिर लखनऊ में ये पूरा साम्राज्य कैसे जारी था और अब तक नजर किसी की नहीं पड़ी। अब आयकर विभाग के एक्शन से ये सच सामने आ सका है। देखिए गरिमा, ये खेल कोई नया खेल नहीं है, बहुत पुराना खेल है। और ऐसे में लखनऊ के अंदर जो चिनट क्षेत्र है वहाँ से नेशनल हाईवे अयोध्या लखनऊ मार्ग निकला हुआ है और यहाँ की जो ज़मीन है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है पर साल पर महीने में। तो इसलिए जो बीबीडी यूनिवर्सिटी है, जो बीबीडी ग्रुप है, उसके जो मालिक रहे हैं स्वर्गीय अखिलेश दास, उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो पत्नी है अलका दास और विराज सागर दास, उन्होंने अपने समय पे और खुद अखिलेश दास ने अपने समय पर कई ऐसी संपत्तियां खरीदी जिनका सीधा जुड़ाव कृषि भूमि से था और वो कृषि भूमियां, ज़्यादातर भूमियां दलित समाज के लोगों से जुड़ी हुई थी। तो जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने सारी ज़मीनों को धीरे धीरे अपना बनाने की कोशिश की थी और धीरे धीरे अब ये आयकर विभाग ने जब इसकी जांच पकड़ी तो ये पता लगाया कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो बेनामी संपत्ति है। वो ज़्यादातर ज़मीनें उन्होंने एससी वर्ग के आगे के लोगों को रख करके उनसे खरीदी थी और उनके खाते से रकम का ट्रांसफर भी हुआ था। और अब केंद्रीय जांच एजेंसी जो आयकर विभाग है उसने जब जांच की तो ये सारा खुलासा हुआ। जो बीबीडी ग्रुप ने जितनी भी जमीनें खरीदी है वो चिनेट इलाके के उत्तर धौना, सराय के टेरा खास, सराय शेख, सिमरा गांव से जुड़ी हुई जमीनें हैं। और ये जमीनें लगभग 20 ऐसी अभी सामने आई हैं जिनको जब्त करके जो आयकर विभाग की टीमें हैं उसने कार्रवाई की है और लखनऊ प्रशासन को एक आदेश जारी किया है कि किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त अब आगे से ना हो। लेकिन सबसे बड़ा जो फाइंडिंग्स आयकर विभाग की जांच में ये सामने आई है कि जितनी भी संपत्तियां अभी तक बेची खरीदी गई, कई लोग ऐसे थे जिनको यही नहीं पता था कि उनके नाम पे जमीन आती है और बेचने के बाद निकल भी जाती है और उसपे लाखों और करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। तो अब आयकर विभाग की टीम ने एक बड़ा शिकंजा बीबीडी ग्रुप के ऊपर कसा है और जरूर 21 दिन का समय दिया है कि अलका दास और विराज सागर दास उनके सामने पेश हो और अपनी बातें रखे। और अगर फाइंडिंग्स में अगर आयकर विभाग को सही कुछ चीजें नहीं मिलती तो हमें लगता है बीबीडी ग्रुप के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जरूर है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में डीपी यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, आयकर विभाग की ओर से बड़ा एक्शन और शिक्षा ग्रुप हम कह लें, लगातार अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनकी ओर से चलाए जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये पूरा साम्राज्य जारी था, 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आप देख सकते हैं कि सरकार से और उनको डीपी यादव जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज ठीक तरीके से, डीपी यादव जी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम आपके पास लौटेंगे, तब तक प्लीज आप अपना माइक ठीक कीजिए। हमारे साथ में अधिवक्ता भी हैं हाई कोर्ट से, विनीत मिश्रा जी। बहुत स्वागत आपका विनीत जी। विनीत जी, 21 दिनों का समय जैसा शिवा ने बताया दिया गया है, 21 दिनों के भीतर ही जवाब देना होगा, पेश होना होगा। और अगर ये सब कुछ सच निकलता है, हालांकि आयकर विभाग की प्राथमिक जो चीजें सामने आई हैं उसमें स्थिति साफ नजर आ रही है, क्या कुछ और एक्शन हो सकता है और जांच और होगी तो मुझे लगता है कि और बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। हाँ गरिमा जी, जैसा कि आज आपने बताया और इस प्रोजेक्ट का पता चल हम लोगों को, इसमें ये पूरी तरीके सत्य है कि ये 100 करोड़ मामला नहीं हो सकता है, 300 करोड़ है, 500 करोड़ है, क्योंकि 6 इंटू अखिलेश जी का पुराना इतिहास है और अपनी सरकारों ने देरी है इतनी ज्यादा ये खुले है। और बढ़चढ़ की एक ये इस चीज बताऊंगा कि अखिलेश जी उनके नाम एक रोड भी नो, ये बहुत सोचने वाली बात है कि उनके नाम एक रोड बनना है। तो समझ पा रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि जब में हम तरीके से दे रहे हैं और उन प्रभाव को बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लेकिन चूंकि सरकार आई
और नई कार में 2016 में इसको अमेंड किया था कि आपने बेनामी सब स्टेट 1980 और उसको 2016 में अमेंडमेंट आ गया। उसमें परमिट और बढ़ा पेनाल्टी बढ़ाई, तब से करके और भी कार्रवाई लगी है लोगों पर। और सवाल बहुत बोल में दलित सबके लोगों वर्गों जिस तरीके इन्वॉल्व जाता है उससे क्यों बहुत बढ़ता है। आय हत्याएं और तरह की जो आम चीज है उसी तरह की जो कई करते हैं करने के लिए, उससे ये बहुत ज्यादा और उसको दलित लोग का तो ये बहुत जरूरी है कार्य। और ये दिनों से लंबी था, कई तक मानता हूँ में एक की ऐसी और बीबीडी के उसको कहीं थी और ठीक है विनीत जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से आपकी भी नहीं मिल पा रही है। हम लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधा अपने दर्शकों को हम एनएससीआई लेकर चलते हैं, जहां पर राज ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो भी सुनाते हैं, उसके बाद वापस से अपनी चर्चा का हम रुख करेंगे। तो एनएससीआई ऑडिटोरियम से आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर राज ठाकरे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। आणि राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामधल्या दुव्यासाठी म्हणून हे त्रिभाषा सूत्र फक्त आणलं। आज कोर्टातही नाही, तुम्ही हायकोर्टात जा, सुप्रीम कोर्टात जा, इंग्रजीमध्ये सगळ्या गोष्टी होतात। कुठे आहे त्रिभाषा सूत्र? मग मला सांगायला लागले म्हणे केंद्रीय शिक्षण धोरणामध्ये, त्या धोरणातही नाही राहत, केंद्राच्या शिक्षण धोरणात, इतर कोणत्या राज्यातही नाही। महाराष्ट्रात प्रयोग करून पाहिला तरी दक्षिणेची राज्य तर हिंगलावून विचारत नाही त्यांना, पण महाराष्ट्र ज्या वेळेला पेटून उठतो त्यावेळेला काय घडतं आणि काय होतं हे आज राज्यकर्त्यांना समजलं असेल। त्याशिवाय का माघार घेतली? विनाकारण आणलेला विषय होता। मी त्याशी त्या भोसेना सांगितलं, म्हटलं मला सांगा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश कोणती तिसरी भाषा आणणार आहेत? खरं तर आणली पाहिजे। गंमत बघा, हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या मागास, आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं। यांना हिंदीतून राज्य नाही सांभाळता आली, यांना राज्यांचा विकास नाही करता आला। जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? 5वी नंतर काय हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये जाणार आहेत पोरगा? कोणासाठी शिकायचं? हिंदी भाषेबद्दल मला वाईट नाही वाटत, भाषा कोणतीही श्रेष्ठच असते, उत्तमच असते। मग ती मराठी असेल, गुजराती असेल, तामिळ असेल, पंजाबी असेल, बंगाली असेल, हिंदी असेल, अजून कुठचीही असेल, एक भाषा उभी करायला खूप प्रचंड तपश्चर्या लागते, खूप लोकांची मेहनत असते। एक लिपी उभी करायला खूप प्रचंड ताकद लागते। अशाच भाषा काय उभ्या राहत नसतात। आणि या भाषेचं नवीन कुठून आणलं? त्या दिवशी अमित शहा म्हणाले ज्याला इंग्रजी येतं त्याला पुढे म्हणे लाज वाटेल, म्हणे मला इंग्रजी येतं। अरे तुम्हाला नाही येत? या संपूर्ण हिंद प्रांतावरती 125 वर्ष, 1400 वर्ष मराठ्यांनी राज्य केलं। 1400 वर्ष इतक्या राज्यांवरती आम्ही राज्य केलं। तो त्यावेळेला राज्यच नव्हती, पण जे प्रदेश होते त्याच्यावरती राज्य केलं। आम्ही मराठी लादली गुजरातवरती, मध्य प्रदेशवरती, राजस्थानवरती, पंजाबवरती,
इतर सगळ्या प्रांतांवरती जिथे जिथे म्हणून अटोकपर्यंत पोहोचले होते मराठा साम्राज्य, आम्ही लादली. अरे हिंदी भाषा आहे, 200 वर्षापूर्वीची भाषा आहे, महाराजांच्या काळात पण नव्हती. कशासाठी आणि कोणासाठी आणि काय करायचे नेमकं, यांनी फक्त चाचपडून पाहिलं, चाचपडून. मुंबई स्वतंत्र करता येते का याच्यासाठी अगोदर जरा थोडंसं भाषेला डिवचून बघू. महाराष्ट्र शांत राहिला तर पुढे ते पाऊल टाकू. तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां 20 सालों के बाद एक अलग तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आई है. 20 सालों के बाद दोनों भाई राज और उद्धव ठाकरे ने एक साथ मंच साझा किया है, साझा रैली भी की है. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे. चर्चा कर रहे हैं बीबीडी के काले कारनामों को लेकर. हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए डीपी यादव जी का रुख कर लेते हैं, सपा प्रवक्ता है. डीपी यादव जी, आवाज मिल रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे सर आप पूरे घटनाक्रम को लेकर? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, बहुत कुछ कह रही हैं, बड़ा घोटाला कह लें, काली संपत्ति को किस तरीके से छिपाया जा रहा था वो कह लें. डीपी यादव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है. अमरदीप त्रिपाठी, डीपी यादव जी आपको आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, डीपी यादव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही. अमरदीप त्रिपाठी जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं. अमरदीप जी, क्या कहना चाहेंगे सर? इस तरीके का घटनाक्रम लगातार होना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है. आखिर कैसे इतना सब कुछ होता रहा, अब तक किसी की नजर नहीं गई? भला हुआ आकर विभाग के एक्शन का, वरना ये तस्वीर कभी सामने नहीं आती. राजधानी लखनऊ में सब कुछ हो रहा था सालों से. देखिए गरिमा जी, इसकी जांच 2021 में शुरू हो गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसमें जो है इस प्रकार से कह सकते हैं जो बेनामी संपत्ति को साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग थे उनको उजागर करने का कार्य किया जा रहा था. और कहीं न कहीं आप देखेंगे जिस प्रकार से इसमें दलितों के नाम लेकर, दलितों के आड़ में इस प्रकार से अपराध को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा था, घोटालेबाजी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अपराध जो है दलित समाज का शोषण भी इसमें हुआ है. ये बहुत बड़ा मामला है. एक तो बेनामी संपत्ति का साम्राज्य चल रहा था. लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर इतने सालों से सरकार या स्थानीय प्रशासन की किसी की नजर नहीं गई क्या? क्या बड़े जो लोग हैं जिस तरीके से, क्योंकि बीबीडी ग्रुप की बात करें तो अलग अलग संस्थान चलते हैं, सभी जानते हैं, आखिर अब तक नजर क्यों नहीं गई, ये बड़ा सवाल है. आज जो एक्शन हुआ बहुत अच्छी बात है, अब तक क्यों ऐसा नहीं हुआ? 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन हो गए, संपत्तियां खरीदी गई और जब जांच शुरू हुई, दायरा बढ़ा जांच का, तो बताया जा रहा है कि बेची भी गई और लोगों को पता तक नहीं चला जिनके नाम खरीदी गई, कब बेची गई, कुछ नहीं पता. पैसा अकाउंट में आते ही दूसरे दिन निकाल लिया जाता था, ऐसी भी जानकारी है. ऐसा क्यों होता रहा? क्या ये सवाल नहीं उठता कि लखनऊ में बैठकर लोग ऐसा कर रहे थे और लखनऊ में प्रशासन भी बैठा, वो क्या कर रहा था? देखिए गरिमा जी, ये मामला 2000 खरीद और फरोख्त का 2005 से 2006 से चल रहा था. समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो कहते हैं दलितों के मसीहा बनने का कार्य करते हैं. आज दलितों का शोषण सीधा सीधा इसमें दिख रहा है. जब जो है अमरदीप जी, आप समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ने की बजाय अगर इस बात पर ध्यान देंगे या मेरे सवाल को समझेंगे तो वो ये कि आखिर इतने सालों से, पिछले कितने सालों से आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सब कुछ समाजवादी सरकार के दौर का हो गया क्या? कोई खरीद फरोख्त अभी आपकी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई? उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ समाजवादी पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं. गरिमा जी बिल्कुल जवाब दे रहे हैं. 2021 से जो है इसकी जांच चल रही थी और ये उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, इसलिए इन लोगों के ऊपर बीबीडी की जो बेनामी संपत्ति है इन पर नकेल कसने का कार्य किया गया. इनके घोटाले को, इनके काले कारनामों को उजागर करने का कार्य किया गया. आज समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती तो खुलेआम इस प्रकार से धांधली चलती रहती, कोई पूछने वाला नहीं था. इसी उत्तर ठीक है, अब क्या कुछ एक्शन होता है ये भी देखना बहुत अहम होगा. वाले लोग थे उन पर सब पर नकेल कसने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में. ठीक है अमरदीप जी, आएंगे आपके पास में. शिवा का रुख कर लेते हैं. शिवा, अमूमन जब कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस सामने आते हैं तो मामला उजागर तो होता है, लेकिन कई बार हम सब जानते हैं और ये एक काला सच भी हम कहले हैं कि मामले बंद हो जाते हैं, फाइलें दब जाती हैं. लेकिन क्या उम्मीद जताई जाए कि क्या अब जब यूपी सरकार जो है सामने लेकर आई है मामला, आयकर विभाग की ओर से बड़ा एक्शन हुआ है,
तो उतना ही बड़ा एक्शन भी होगा सच सामने आने पर, या एक बार फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए गरिमा, उम्मीद रहती है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो भी जांच करती है उसमें सच सामने जरूर आता है। और हमें भी लगता है कि इस बात को लेकर के जो 100 करोड़ की संपत्तियां जिनको जब्त किया है आयकर विभाग की टीम ने, अब उस पर खरीद फरोख्त की रोक तो जरूर लगा दी है, लेकिन तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो 2005 के पहले बेची जा चुकी है। क्योंकि जितनी संपत्तियों को आयकर विभाग की टीम ने अटैच किया है वो 2005 से लेकर के 2015 तक वो सारी संपत्तियां खरीदी गई है। अब 2005 के पहले कितना खेल हुआ ये सारी जांच का विषय है। इस वक्त हमारी मौजूदगी शाहपुर इलाके में ही है और ये आउटस्कर्ट एरिया, और आप हमारे पीछे देख लें ये बीबीडी ग्रुप का गरिमा, ये आलिशान फ्लैट्स हैं, रो हाउसेज हैं, विला हैं जो अभी तक बनाए जा रहे हैं और ये उसी बेनामी संपत्तियों पर बनाए जा रहे हैं जिनको अटैच किया गया है। तो अभी फिलहाल हो सकता है कि काम और उसका निर्माण रोक दिया गया हो, लेकिन तमाम आप दूर दूर तक जहां तक नजरें जाएंगी वो सब बीबीडी ग्रुप की जमीनें हैं और उसी जमीन पर ये सारे फ्लैट्स और इन सब का निर्माण हुआ जा रहा है। आज से तकरीबन 10 साल पहले की अगर बात करेंगे तो ये पूरी भूमि कृषि भूमि थी और दूर दूर तक खेत खलियान थे, लेकिन इस सारी जमीनों को अचानक से पैसे के बल पर खरीदने के बाद में बीबीडी ग्रुप ने यहां पर निर्माण शुरू कर दिया था। और जब से निर्माण शुरू हुआ तब से यहां पर रहने वाले काफी ऐसे लोग थे और ज्यादातर दलित समाज के लोग थे जो यहां पर रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज उनके पास घुटन थोड़ी महसूस होती है क्योंकि जितने भी निर्माण है वो एक बड़े बड़े निर्माण है और यहां पर जो गांव जैसा उनको जो माहौल मिलता था वो अब नहीं मिलता है। स्थानीय लोग हैं और ये भी दलित समाज से हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप काफी लंबे समय से, काफी लंबे साल से रह रहे हैं बीबीडी ग्रुप पे, आपने देखा है जमीनें यहाँ की जो एक्वायर हुई वो तरीका क्या था बीबीडी ग्रुप के खरीदने का? वहाँ पर तरीका ये था, कुछ लोगों के खेत जलवा दिए गए थे, किसी को रास्ता नहीं दिया जाता था, उनको परेशान करके मजबूर करके उनकी खेती दी जाती थी। इसीलिए ये बहुत गुंडाई और बदमाशी यहाँ के लोगों को मिला करके कुछ लोगों को सैलरी देते हैं, किसी को कैसे करके ये सब ऐसे ले रहे हैं, पूरा सबको बेवकूफ़ बना के पूरी ये ज़मीनें ले लेते थे। पूरी ज़मीनें ऐसे ले लेते थे, किसी को पता अगर कोई बोलता था उसके खिलाफ फर्जी करवा के उसे बंद करवाते थे, जेल में डलवाते थे, अपने बदमाशों से मरवाते थे, उन पे दबाव डालते थे। मेरे पिताजी इसी में एक्सपायर हो गए, इसी में 25 साल 20 साल प्रधानी किए, इनके दबाव और प्रेशर से वो एक्सपायर हो गए। कोविड में आके उनको सांस घुटन महसूस हुई, वो मर गए। अभी एकदम यंग थे, कोई नशा नहीं करते थे, वो मर गए। मैं अभी भी रो रहा हूँ। मुझे कोई सरकार से उम्मीद है कि यहाँ पर और लोग बच्चे हैं या इनको बचाया जाए या मार दिया जाए, ये हमारी आपसे उम्मीद है। न्यूज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पिताजी, मेरे घर के 4 लोग मर गए। मैं इसीलिए देख रहा हूँ बीबीडी ग्रुप की घुटन से मुझे बहुत तकलीफें हो रही। हम लोगों को जलवा दिया जाए या मार दिया जाए या फिर बचाया जाए, हमको आपसे उम्मीद है सरकार से, क्योंकि अभी ये सुनेंगे फिर देखेंगे हमारे लोगों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। अभी नया धोबी घाट का तालाब था, अभी तुरंत लगभग 6 महीने हुए पूरा हाईजेक कब्जा करके बिला बना दिया, अभी तुरंत का है। ये लोग शिकायत करते थे, डीएम थे, एसएसपी थे, यहाँ कोई नहीं सुनवाई है। यहाँ सारे अधिकारी सब उनसे मिली भगत होती है, कोई देखने वाला नहीं। मैंने विधायक जी से भी किया, माननीय मंत्री जी को भी मैं एप्लीकेशन अभी देख कर आया हूँ। कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं। यहाँ ऐसी मतलब आपत्ति फैली हो, ना गाय को ना चिड़ियों को, किसी को पानी नहीं। गंदा पानी छोड़ रहे हैं, नाले को 1.5 किलोमीटर की नहर थी उसको बंद कर लिया, उसमें अपना सीवर का पूरा गंदा पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर इतनी गाय मर रही, नील गाय मर रही, मेरे घरों तक जा रही हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। चिड़िया कौवा, माननीय जी मोदी जी बता रहे हैं कि चिड़िया पालो, गरगरैया आ रही हैं, उनको पानी साफ नहीं मिल रहा क्योंकि इनका सब गंदा पानी बह रहा है। 1.5 किलोमीटर की नहर है, इन्होंने जो बंद करी। अगर एक तरफ आपको अगर ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि नाला एक निकला हुआ है, ये नाला कोई नगर निगम से या किसी प्राधिकरण से पास नहीं है, यह अवैध नाला है जो बीबीडी ग्रुप की जितनी भी सोसाइटीज बन रही है उससे निकलता हुआ ये नाला है। और इस नाले में काफी केमिकल होता है। पहले यहाँ पर नीलगाय टहलती थी, लोग अपने जानवर चराने आते थे, तो यहाँ पर लोगों के जानवरों के साथ साथ जो यहाँ पर इंसानी माहौल था वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन जब से बीबीडी ग्रुप ने जमीनों को एक्वायर किया, औने पौने दाम में यहाँ पर जमीनें खरीदी, तब ये बंजर जमीनें हो गई है। ये सालों पहले कृषि भूमि थी जहां पर सब्जियों से लेकर के यहाँ फल तक उगाए जाते थे, खेती किसानी होती थी, लेकिन अब मंजर वो नहीं रह गया गरिमा। तो अब हमें लगता है कि जो आयकर विभाग की जो जांच है वो जरूर आगे बढ़ेगी और इसमें विराज दास और अलका दास जो
बेटे और माता हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, और ये जरूर पाया गया कि जितनी भी जमीन को जब्त किया गया है उनकी तकरीबन 8 हेक्टेयर की स्थिति है और 8 हेक्टेयर की जमीन को जब्त किया गया है। लेकिन ये पूरी अगर भूमि देखेंगे तो 100 हेक्टेयर के ऊपर की भूमि है जिसको बीबीडी ग्रुप ने अलग अलग तरीकों से खरीदा है, और जितनी भी पैसे की जो लागत है वो ज्यादातर कैश के ट्रांजैक्शंस में हुई है। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई, जो स्थानीय लोगों का दर्द है वो भी आज कैमरे पर के न्यूज के माध्यम से सामने आया है। शिवा, ठीक है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पर जो चीजें हैं वो चल रही थी और लंबे वक्त से जारी थी, लेकिन अब तक किसी की नजर नहीं गई। अपने आप में बड़ी बात है। अब आयकर विभाग क्या कुछ एक्शन लेगा देखना बहुत अहम होगा। विनीत जी की अगर आवाज मिल रही है तो एक बार उनका रुख कर लेंगे। विनीत जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखा किस तरीके से ग्रामीण परेशान है, उनकी जगहों को औने पौने दामों में खरीद लिया गया और अब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, वो भी मानकों पर नहीं। क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए सब बोलिए। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो घोटाले हुए जमीन खरीद फरोख्त में कि 2005 से लेकर 2015 और जो व्यक्ति इनसे शिवाजी कर रहे थे एकदम सत्य कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अलग ढंगों से जमीनों को प्राप्त किया। वहाँ ऐसी बिरादरी काफी दलित को बहुत काम किया और उनको जैसा है। और मैं इसको पिछली बार भी शुरुआत में बता था कि इस तरह की बेनामी संपत्ति में इन्हें किया जाए समाज छोटे को, तो वो उसमें क्राइम बढ़ जाए। जैसा कि बता रहे हैं, ये पिछली बार बता रहा था साथ में कि जब भी बेनामी संपत्ति में इस तरह लोगों को किया जाता है जो कमजोर है, दलित है, वहाँ अपराध की ज्यादा संख्या बढ़ जाती है और शोषण की संख्या बढ़े। अभी की कार्रवाई में हालात है कि उनको ज्यादा उम्र की सजा होनी चाहिए, सजा चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ये लोग डायरेक्टली मतलब कहीं भी इसी प्रकार भी अगर जानी जाएगी, चाहे वो कोर्ट कदम आएगा, तो अभी तो इन सेक्शन के अंतर्गत तो जा ही नहीं सकते हैं। प्रवीण, आप ये बेनामी संपत्ति है ये तो भी सूट नहीं जाएगा, लेकिन जाके बाद अगर थोड़ी भी कुछ भावना बनती है तो इन लोग प्रॉपर फाइन होगा और फाइन होगा, तो अपनी इसमें और जितनी बनाने की तरीके से उम्मीद जा रही है। ठीक है। और अब इन्वेस्टर के पहले इन्होंने तो उनका बहुत है, उसमें उन्होंने प्री इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं जिनकी आज तक इनको करने ही मंजूर हुआ। लोगों को माइक नहीं है, कंप्लेन पास क्या है लोगों, तो क्या है कि ये एक गलत धारणा, एक शिक्षा जिसका एक मान था उस प्रदेश के देश, इन्होंने उसके आधार ढेर प्रभाव करके इस तरह संपत्तियां। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है देखिए, लेकिन इंतजार यही है कि अब पूरे मामले में जांच और विस्तार से आगे बढ़ेगी और सच जो है वो पूरी तरीके से सामने आएगा कि आखिर कितनी और संपत्ति है जो इस तरीके से अनजान लोगों के नाम खरीदी गई और किस तरीके से लोगों की जमीनों पर कब्जा भी किया गया, वो सब कुछ इस जांच के बाद सामने आ जाएगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बीबीडी के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं। अब तक 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन